नमस्कार दोस्तों। रेलगाड़ियां फिर से चलने लगी है। जिस रेलवे ट्रैक पर 3 गाड़ियां टकराई थी, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 1,000 से अधिक लोग अभी भी अस्पतालों में दर्द से कराह रहे हैं और इसी हादसे को लेकर रेल मंत्री ने कहा कि हमने इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक महज हादसा है या फिर इंसानी गलती, या उन मशीनों की बेवफाई जो हम इंसानों के कंट्रोल से चलती है, या फिर कोई साजिश। इस हादसे में 288 लोगों की जान लेने वाले रेल हादसे की जांच अगर खुद रेल मंत्रालय और भारत सरकार रेलवे एक्सपर्ट्स की बजाय सीबीआई जैसी एजेंसी को दी गई है, तो जाहिर है इसमें बड़ी साजिश तो जरूर है। लेकिन वो साजिश क्या है? करीब 300 लोगों की अचानक एक झटके में जान लेने के पीछे आखिर क्या सच्चाई है? 2 जून की शाम जब यह हादसा हुआ, उस वक्त इस स्टेशन के दोनों लूप लाइन पर 2 मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आने वाले कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि उसे मेन लाइन पर सीधे जाना था। लेकिन कोरोमंडल अचानक लूप लाइन पर पहुंच गई, जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, जिसमें लोहा रखा हुआ था। रेलवे बोर्ड के मुताबिक कोरोमंडल के ड्राइवर को कोई गलती नहीं थी। हादसे के बाद बेहोश होने से पहले कोरोमंडल के ड्राइवर ने जो आखिरी लाइन कही थी, वो यही थी कि सिग्नल ग्रीन था। इसके बाद ड्राइवर बेहोश हो गया और फिर बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस रूट पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर है। शुरुआती जांच के बाद पता चला कि हादसे के वक्त कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर थी, यानी ड्राइवर तेज गति से गाड़ी नहीं चला रहा था। तो फिर सवाल यह है कि हादसा हुआ कैसे? कोरोमंडल मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर पहुंची कैसे? तो पहले हादसा कैसे हुआ वो समझ लेते हैं। तो मतलब यह हुआ कि सबसे पहले कोरोमंडल मेन लाइन से लूप लाइन पर आई। लूप लाइन पर मालगाड़ी से टकराई। टक्कर के बाद कुछ डब्बे दूसरी मेन लाइन की तरफ जा गिरे। इस बीच कुछ सेकंड बाद दूसरी मेन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी और वो कोरोमंडल से अलग हुए डब्बों से जाकर टकरा गई। खासकर पिछली 2 बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो हादसे की बात तो साफ हो गई। अब सवाल यह है कि कोरोमंडल को लूप लाइन पर किसने भेजा? ये किसकी गलती है? किस पटरी पर कौन सी ट्रेन कब दौड़ेगी, इसका फैसला करता कौन है? इसको कंट्रोल कौन करता है? तो चलिए अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेलवे ट्रैक को समझते हैं। इसे रेलवे लाइन या रेल की पटरी भी कहते हैं। आमतौर पर मेन लाइन सिर्फ 2 होती है। रेलवे की जुबान में इन दोनों पटरियों को अप और डाउन कहते हैं, यानी कि एक तरफ जाने वाली और दूसरी तरफ से आने वाली। इन दोनों के बीच में खाली जगह होती है और उसे आसानी से समझना हो तो यूं समझिए कि जैसे कोई हाईवे की तरह है। हाईवे पर भी अप और डाउन की तरह आने जाने की 2 सड़कें हम देखते हैं जब भी वहां से निकलते हैं, जबकि बीच में एक डिवाइडर होता है। सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट होती है। ये लाइट अमूमन किसी चौराहे, जंक्शन पॉइंट या कट पर होती है। लाल बत्ती मतलब ट्रैफिक का रुक जाना, ग्रीन मतलब ट्रैफिक का आगे बढ़ना, और येलो मतलब गाड़ी की रफ्तार कम कर देना। ठीक ऐसा ही ट्रेन के साथ है। ट्रेन का रूट पहले से तय होता है, लेकिन एक ही पटरी पर एक साथ एक ही दिशा में कई ट्रेनें चलती है। लेकिन उन तमाम ट्रेनों के बीच एक खास दूरी होती है ताकि ट्रेन एक दूसरे से टकरा नहीं जाए। जिस तरह रोड पर ट्रैफिक लाइट होती है, ठीक वैसे ही रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे पर सिग्नल होता है। ये सिग्नल भी रेड, ग्रीन और येलो इशारे करता है। रेड सिग्नल मतलब गाड़ी का उसी तरह से जैसे हाईवे पर रुकती है उसी तरह से रुक जाना, ग्रीन मतलब गाड़ी का पास होना, और येलो मतलब ट्रेन की रफ्तार को कम कर देना। ये सिग्नल ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि स्टेशन मास्टर के पास इसका कंट्रोल होता है। स्टेशन मास्टर पटरियों पर गाड़ियों की तादाद को देखते हुए उसी हिसाब से रेड, ग्रीन या येलो सिग्नल लेता है। अमूमन रेलवे ट्रैक पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक सिग्नल लगा होता है। रेलवे ट्रैक पर मेन लाइन के अलावा लूप लाइन भी होती है। अमूमन ये लूप लाइन हर स्टेशन के करीब होती है। यूं समझ लीजिए जैसे मेन रोड के किनारे कई जगहों पर सर्विस लेन होती है, ठीक वैसे ही लूप लाइन का इस्तेमाल गाड़ियों की दिशा बदलने, किसी गाड़ी को रोक कर दूसरी गाड़ी को आगे जाने देने, या फिर अमूमन मालगाड़ी को रोकने के लिए किया जाता है। अब ये सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि
कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसको मेन लाइन से ही होकर गुजरना था, वो लूप लाइन पर कैसे पहुंची? और इसी एक सवाल में सदी के इस सबसे बड़े रेल हादसे का पूरा सच छुपा है। तो सच जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसी ट्रेन या मालगाड़ी को मेन लाइन से लूप लाइन या लूप लाइन से मेन लाइन पर भेजने या फिर किसी गाड़ी को रेड, ग्रीन या येलो सिग्नल देने का काम करता कौन है? जब से नई टेक्नोलॉजी आई है, तब से रेलवे ने भी काफी तरक्की की है। अब लाइन बदलने से लेकर सिग्नल तक का काम पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। देश भर में फैले लगभग 1,20,000 किलोमीटर की अगर रेलवे ट्रैक पर अगर बात की जाए तो बिजली का एक वायर लगा हुआ है। इस वायर में करंट तो होता है लेकिन बेहद कम वोल्टेज का। इसी वायर के जरिए देश के लगभग हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को यह पता चलता है कि उस वक्त एक खास दूरी पर पटरी पर कुल कितनी ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों के बीच में कितना गैप है। यह सब कुछ स्टेशन मास्टर अपने कंप्यूटर पर एक लाइव तरीके से जो एक बोर्ड लगा रहता है स्टेशन मास्टर के रूम में, उस पर देख रहा होता है। इसके लिए एक वक्त में कम से कम 2 कर्मचारी कंप्यूटर के सामने मौजूद रहते हैं। पटरियों के नीचे लगे इसी वायर के जरिए ट्रेन को जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लॉजिक कहते हैं। ये वो सिस्टम है जो फेल होने के बावजूद काम करता है। मसलन अगर एक ही पटरी पर गलती से 2 ट्रेनें आमने सामने आ रही होती है या फिर एक ही पटरी पर आगे और पीछे 2 ट्रेनें बेहद नजदीक से दौड़ रही हो, तो ये सिस्टम उसे पकड़ लेता है और फौरन सिग्नल से लेकर बाकी स्टाफ को वक्त रहते आगाह कर देता है। अगर मान लें कि सिस्टम की चेतावनी के बावजूद कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं दे तो भी हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी किसी भी गलती को पकड़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम फौरन सिग्नल रेड करता है। इतना ही नहीं, वो गाड़ी की रफ्तार भी रोक देता है। हादसे के बाद की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कोरोमंडल ट्रेन के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उसे आखिरी बार सिग्नल ग्रीन मिला था। वो निर्धारित अधिकतम 130 किलोमीटर की रफ्तार से कम यानी कि 128 किलोमीटर की गति पर ही ट्रेन चला रहा था। दूसरी तरफ मालगाड़ी की भी कोई गलती नहीं थी। वो पहले से ही लूप लाइन पर खड़ी थी ताकि कोरोमंडल को रास्ता दे सके। जबकि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ड्राइवर की तो कोई गलती थी ही नहीं, तो फिर गलती किसकी थी? और यहीं पर एक सवाल खुद रेल मंत्री उठा रहे हैं और वो ये है कि बहुत मुमकिन है कि किसी ने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की हो। पर वो कौन है? जाहिर है अगर सचमुच सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है तो वो कोई बाहरी शख्स नहीं हो सकता है। ये किसी सिस्टम को अंदर से जानने वाला जानकार ही कर सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? 2 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक तक उखड़ चुका है। हालांकि अब वापस उस पर ट्रैक को ठीक कर दिया गया है, उस पर गाड़ियां भी अब वापस चलने लगी है, लेकिन पूरा एरिया उस समय लगभग बर्बाद हो गया जब ये एक्सीडेंट हुआ। अगर हादसे वाली जगह पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है, या यूं कहें कि हादसे वाली जगह पर ही पटरियों से इस सिस्टम से जुड़े वायर के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसका पता लगाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि मौकाए वारदात पर सब कुछ तहस नहस हो चुका। उसे वापस जोड़ा भी गया जल्दबाजी में, क्योंकि ट्रेनों को वापस से वहां से चलाना था। तो अगर कोई छेड़छाड़ की गई है तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा रेल मंत्रालय अब फोरेंसिक जांच के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या रेलवे ट्रैक के वायर से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है या फिर, और इसके बाद अगर इस मामले में रेलवे की खुद की जांच की अगर बात कर ली जाए, इसके बाद की अगर बात करें तो सीबीआई ने भी अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है, जिसमें आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो उम्मीद है सीबीआई जल्द इस पूरी घटना का जो सच है उसे देश के सामने लेकर आएगी, जिससे इस दुर्घटना के कारणों से पर्दा उठ सके। अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।